वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंशु गुप्ता एंड ये आज मेरे चैनल का सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं इस पे अपने ऑफिस के जो सीनियर जो रिसेंटली जून 21 वाले अटेंड में क्वालिफाइड हुए हैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ एंड उसमें बताने वाला हूँ कि उसने किस तरीके से सीए फाइनल को अपना क्लियर करा एंड फाइनली जो अपने ड्रीम को अचीव करा। सो फर्स्टली मैं उनको इंटरव्यू करा देता हूँ। तो ये है विजेंद्र सिंह राव एंड ये है वीर मोदी। एंड अब मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो बेसिकली हर एक सीए स्टूडेंट का डाउट होता है कि सीए फाइनल की स्टडीज को किस तरीके से किया जाता है एंड बेसिक जो भी उसमें डाउट्स रहते हैं वो सारे इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा और बाकी आपको जो भी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेरे लिख देना। बाकी स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले विजेंद्र भाई मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जो आपको सीए फाइनल की लीव्स मिली थी मे बी 6 मंथ की मिली होगी जो आपको फॉर्म से, तो उसमें आपने अपने सीए फाइनल की जो स्टडीज थी उसको किस तरीके से ड्राफ्ट करा, प्लान बनाया, वो पूरा मुझे ब्रीफ कीजिए। थैंक यू अंशु। सबसे पहले तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि 6 महीने की छुट्टी जब मिलती है तब आपको अपना माइंडसेट पूरा प्रिपेयर पॉजिटिव रखना चाहिए कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि लास्ट में आते आते आदमी हिम्मत हार जाता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है, किताबें इतनी दिखती जाते अंदर जाएगी वहाँ तक किताबें दिखती रहेगी। तो आपको एक तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अगर आपका कॉन्फिडेंट रहोगे और माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है ना, तो आपने कम पढ़ाई भी की होगी सामने वाले से ना, तो भी आप क्लियर कर जाओगे। क्योंकि सीए फाइनल में आईसीआई मेजरली जो चेक करता है वो कॉन्फिडेंस ही चेक करता है, क्योंकि आता सबको है, सबने पढ़ रखा होता है, कोई ऐसा नहीं है जो पहली बार पेपर देने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आईसीआई कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, वर्क प्रेशर, मतलब जैसा आपने आर्टिकलशिप अपन वर्क प्रेशर हैंडल करते हैं तो आईसीआई वो चेक करना चाहता है कि आदमी अगर फ्यूचर में प्रेशर हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो सब चीज़ें। तो 6 महीने की छुट्टी मेरी चालू हुई थी, उस टाइम पे मैंने शुरुआत में मेरी क्लासेस नहीं करी थी तो मैंने वो 6 महीने के अंदर अंदर ही सारी क्लासेस ली थी। मेरा एमसीएस बाकी था, वो भी मैंने उसी पीरियड में बिल्कुल भी क्लास नहीं दी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। सारी की सारी क्लासेस स्क्रैच से मैंने चालू करी। तो फिर आपने स्पीड क्या रखी थी क्लासेस की? 1x पे देखा कि आपने मतलब स्पीड जिस तरीके से जो लेक्चर जैसे जैसे समझ में आता था, कोई 1.5 7.5 ऐसे चलता रहता था। जिस टाइप का लेक्चर होता था उस टाइप से दिखता रहता था मैं। सिर्फ आप लेक्चर से देखते थे कि रोज रिवाइज भी करते थे? पहले लेक्चर फिनिश करते? पहले लेक्चर फिनिश किए थे मैं फेयर था, फिर मैंने मार्च से रिवीजन चालू किया। तो विजेंद्र आप ऐसे करो कि आपने कोई लेक्चर नहीं लिए, हाँ, सारे लेक्चर्स 6 महीने की लीव में लिए, हाँ, कंप्लीट किए, रिवाइज किए, हाँ, और फिर सीख किया। हाँ, क्योंकि मेरे को 6 महीने के पहले टाइम नहीं मिला था। मेरी आर्टिकलशिप के पीरियड में मेरा जब इनिशियल 1 ईयर था तब मेरे को सैटरडे संडेज भी काम करना पड़ता था। मेरे टाइम पे एक लिस्टेड क्लाइंट आया था हमारे पास, तो मेरा आर्टिकलशिप का जो फर्स्ट मंथ था जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता था और मेरे को लैपटॉप भी चलाने नहीं आता था। तो मैं जब रात को 10 बजे निकलता था तो मेरे मैनेजर पूछते थे कि दिया था ये तो हो जाना चाहिए, तो मेरे को वो काम सुबह 5 बजे उठ के ऑफिस आने से पहले खत्म करना पड़ता था। तो उस टाइम पे मेरा पहला क्वार्टर इस तरीके से निकला था। फिर अगले क्वार्टर में वापस वर्क प्रेशर पड़ गया, तो पहले 6-7 महीने तो मेरे को समझ ही नहीं पड़ी कि पढ़ाई के लिए क्या करना है। फिर मैंने क्लास जरूर ली एक कॉस्टिंग की, पर वो कॉस्टिंग मैंने आधी कंप्लीट करी तब तक आईसीआई का नोटिफिकेशन आया कि कॉस्ट को सब्जेक्ट ही हट चुका है। तो फिर उसके बाद आते आते सितंबर आ चुका था। सितंबर में वापस सितंबर अक्टूबर वापस बहुत वर्क प्रेशर वाले निकले थे, क्योंकि डेडलाइंस थी एक साथ एक आदमी के ऊपर 5-5 6 क्लाइंट्स थे। तो उस टाइम पे रेगुलरली 2-2.5 बजती थी। तो फिर नवंबर दिसंबर थोड़ा लाइटली निकला, ब्लॉक न्यूज़ वगैरह आई तो मैं घूमने फिरने गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आया तब मेरे एडवांस आईटी वगैरह या फिर मेरे जो भी दूसरे असाइनमेंट्स थे मैंने वो कंप्लीट किए। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर बंदा आर्टिकलशिप ढंग से करे ना तो उसको सीए फाइनल में बहुत अच्छा एक्सपोजर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे मैंने लीजेस वगैरह के लेक्चर नहीं देखे थे, मैंने डायरेक्ट उसके क्वेश्चन वगैरह किए थे और एग्जाम में सेम टू सेम देते। तो क्योंकि एजीएल के टाइम पे 167 लीजेस का आउटपुट बन रहा था, तो मेरे को पता था कि लीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मेरे को उस टाइम पे उस चीज़ में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आर्टिकलशिप आपने अच्छे से करी, अगर आपने रेवेन्यू वगैरह के वर्क पेपर अच्छे इंडेक्स लेवल पे बना रखे हैं या दूसरे भी जो इंडेक्स एप्लीकेबल है, मैंने कंसोलिडेशन के लिए जीएमडीसी करके अपना क्लाइंट था, उसमें एसोसिएट्स भी थी, जॉइंट वेंचर्स भी थी, सब्सिडीज भी थी, उनके मैंने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे थे। तो कंसोलिडेशन का 14 नंबर का क्वेश्चन आता है
तो मेरे को वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो मैंने लेक्चर भले ही कम देखे हो, पर मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा था। SFM के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, अपन इम्पेयरमेंट एनालिसिस करते तो उसमें FCFF, FCFE वो सब कुछ बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मेरे को उसमें SFM में बिजनेस वैल्यूएशन की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरी आर्टिकलशिप पीरियड में मिल चुकी थी। और ऑडिटिंग तो अगर आप ऑडिट रिपोर्ट्स, MRL वगैरह ये सब बनाते हो तो आपको लैंग्वेज बाय हार्ट हो जाती है। जितनी ज़्यादा आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते रहोगे तो ऑडिट आपके काम आती रहेगी। बचा फिर DT और IDT मेरे को मेजरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए सब्जेक्ट थे, अपना इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। टेक्स्ट वर्क पेपर आपने बिल्कुल बना रखे होंगे अपने आर्टिकलशिप पीरियड में, पर इतना ज़्यादा आप उसमें एक्सपोजर नहीं मिल पाता जितना जो स्पेसिफाइड फील्ड वाले लोगों को मिलता था। तो DT IDT बिल्कुल नए थे और एक 6 पेपर बिल्कुल ही नया था जिसके लिए किसी के पास टाइम नहीं था। तो मैंने ऐसा सोचा था कि इसको तो कोई भी नहीं पढ़ता। तो पहली बार गया और उधर मैंने अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखा। मैंने कहा ऐसे पेपर में क्वेश्चन किधर से बनाएगा, जो 5 पेपर उधर से बनाएगा। तो मैंने क्वेश्चन देखे, मेरे को पता पड़ गया ये कौन सी बुक से है, मतलब कौन से सब्जेक्ट है, उधर से एनालिसिस किया और उस अकॉर्डिंग उस पेपर को सॉल्व करता गया। तो ये 6 महीने की 6 महीने की छुट्टी में ही मैंने सारी क्लासें ली थी। मेरी क्लासेस सब कंप्लीट हुई थी फेब में। मार्च से मैंने रिविजन चालू किए थे, हर एक पेपर को 7-7 दिन दिए थे। फिर उसके बाद सेकेंड डिवीजन में हर एक पेपर को 3-3 दिन दिए थे। आपने 2 रिवीजन भी करे? हाँ, 2 रिविजन भी किए थे। फिर FR का लास्ट रिविजन था, 5 दिन दिए थे उसको। फिर 5 दिन में मैंने 2 बार लेस कर दिया। इतनी अच्छी FR पे निकाल। तो ऐसा चला। फिर FR का पेपर दे दिया। FR का पेपर बहुत अच्छा हुआ, पहला पेपर था। सेकेंड पेपर आप SFM में जब जाते हो ना, आपको पहली बार जीवन में रियलाइज होता है कि एक दिन बहुत ज़्यादा कम पड़ता है। क्योंकि जब मैं SFM का पेपर देके निकला उस दिन इंसान नहीं पढ़ सकता, क्योंकि पिछले 5 दिन से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिवली पढ़ रहा होता है। तो दिमाग बिल्कुल खत्म हो जाता है। और पेपर देने के बाद तो आपको उस जगह पे 3 घंटे में इतना सोचना पड़ता है ना कि अगली बार आपका दिमाग नहीं काम करता था पूरे दिन के लिए। आपको नींद चाहिए होती है और नींद लेने के लिए आपको नींद नहीं आती है। आप सोचते हो मैं 6 बजे सोऊंगा, रात को 10 बजे उठूंगा, फिर पढ़ लूँगा, तो नींद भी नहीं आएगी। तो वो दिन पूरा बिगड़ता है। फिर सुबह उठ के जब आप करने बैठते हो और 3 चैप्टर होते हैं और आपको लगता है शाम की 5 बज गई, 24 घंटे हो गए मेरे को आए हुए, तो 3 चैप्टर ही हो गए, तब आदमी हिम्मत आ जाता है। उस टाइम पे आपको अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए कि ठीक है मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दुनिया के साथ ही हो रहा है। पेपर टफ आया तो मेरे अकेले के लिए नहीं आया, पूरे भारत के लिए आया है। अगर अपना माइंडसेट और कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना है, क्योंकि मैंने 6 पेपर में हमेशा बंदों को ऐसा लिखा है कि वो सेकंड ग्रुप से फर्स्ट ग्रुप शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब दोनों ग्रुप नहीं दे रहे होते हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, इलेक्शन की वजह से एग्जाम पोस्टपोन होने वाले थे। तो 12 तारीख को नोटिफिकेशन आया था कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफाई कर दिया था कि मई जून में इलेक्शन है। तो 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक सबकी पढ़ाई बिल्कुल एवरेज हुई थी, किसी की नहीं भी हुई थी। मेरी तो बहुत कम हुई थी, क्योंकि 15 तारीख को ICAI ने भी नोटिफाई किया था कि अब 19 तारीख को बताने वाले कि एग्जाम का वापस रीशेड्यूलिंग होगा, पर उन्होंने रीशेड्यूलिंग की जगह 1-2 दिन आगे पीछे कर दिया, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं थे। तो उस टाइम पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरे ग्रुप में कम से कम 20-25 जन हैं, उसमें से कम 7 से 8 जनों ने 2 ग्रुप से 1 ग्रुप पे शिफ्ट हो गए। मैं भी उस टाइम पे हो सकता था, पर मेरे को इतना पता था अगर ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो सेकेंड ग्रुप का रिजल्ट वैसे ही पड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग पेपर तो देने जाने वाले ही है। तो उस टाइम पर दिमाग को ठंडा रखा और मैंने कहा जितना मैं पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ के दे के आता हूँ। तो यही था। फिर अगर आप ऑडिट में जैसे 3 दिन की छुट्टी मिली थी, ऑडिट के टाइम पे 3 दिन कोई नहीं पढ़ सकता ऑडिट को। तो उसको लास्ट के 2 दिन में जितना मैं रिवाइज कर सकता था, पुराना जितना पढ़ा हुआ था, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, जितने MCQ वगैरह कर सकता था, वो सब किए। जितनी लैंग्वेज रट सकता था उतनी रटी। जितने समरी नोट्स मैंने बना रखे थे वो समरी नोट्स रिवाइज किए और ऑडिट का पेपर दिया। ऑडिट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, एज एक्सपेक्टेड। लास्ट के 3-4 साल का सबसे टफेस्ट पेपर था ऑडिट का। तो ऑडिट के पेपर में मेरे को इतना पता था कि मैं लिख के पूरा होगा, 100 के 100 नंबर का अटेम्प्ट करना। क्योंकि एक चीज़ मेरे को 10 से याद है कि अगर अपन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे ना, तो टफ से टफ पेपर में एग्जामिनर को जगह मिलनी चाहिए और नंबर कहीं ना कहीं दे दें। तो मेरे सारे दोस्त ऑडिट में 34-34 नंबर पे फेल हुए। इस बार जितने भी रिजल्ट देखोगे ना ऑडिट में सब 34। तो मेरे को ऑडिट में 40 नंबर पे पास किया, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने वो एक जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो शायद मैं नहीं करने वाला था, लास्ट के 5 मिनट बचे थे। आदमी थक जाता है लिखते लिखते, और मेरे को आता नहीं था। तो मेरे को लगता है वो शायद 2-3 नंबर उधर मिले तो शायद ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया, उनके एग्जैक्ट 40 पे मैं पास नहीं था। तो ये ऑडिट की स्टोरी। DT में आता है आदमी, 1 दिन की छुट्टी होती है, 45 चैप्टर होता है। रात को जब रिवाइज करने बैठता है, PGBT भी नहीं होता है और 45 चैप्टर तो ऐसे कैसे पढ़ेगा।
45 चैप्टर रिवाइज करने के लिए आपको कम से कम 4-5 दिन चाहिए। तो 45 में से मैं 30 चैप्टर ही कर पाया था। बाकी के 5 से 10 थ्योरी के चैप्टर थे वो तो सब छोड़ दिए। 3-4 चैप्टर मेरे को एडिशनल छोड़ने पड़े, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि मैं जितना अच्छे से कर पाऊंगा ना, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ ही मैं अगर अच्छे से कर लूँगा तो मेरे उसमें ही अगर 70 का अटेम्प्ट करूँगा उसमें ही 50 का अटेम्प्ट, मेरे को दूसरे दिन की जरूरत नहीं है। सब कुछ करने जाऊँगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा जो कर रहा हूँ अच्छे से कर लूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं डीटी को 2 बार रिवाइज करके चला गया था एक दिन की छुट्टी में। जो 30 चैप्टर लिए थे वो मैं वापस सुबह, मेरा ऐसा शेड्यूल होता था, मैं एग्जाम के दिन सुबह 3 बजे मैं सोता रात को 11-11:30 था, 3 बजे उठा था। 3 से 8 में मेरा जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं पढ़ लेता था। 8 बजे के बाद से 12 बजे तक मैंने जो पिछले 1.5 दिन में पढ़ा था वो पूरा रिवाइज कर लेता था। क्योंकि आप एग्जाम वाले दिन जो पढ़ के जाते हो ना, अगर वो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग से ऐसे निकलेगा जैसे कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो एग्जाम वाले दिन में पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। लोग क्या होते हैं एग्जाम वाले दिन पे सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, तो क्या मतलब निकलेगा? आपने पिछले दिन पढ़ा हुआ है, माइंड पूरा सो गया है, आप लिख के कुछ आओगे, आपने पढ़ा कुछ और था। तो एग्जाम वाले दिन पर अगर आप 8-9 घंटे निकाल सकते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर आईडीटी के पेपर में वापस 3 दिन की छुट्टी आएगी। आईडीटी का पेपर भी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था इस बार का। तो आईडीटी के टाइम पे मेरे को 3 दिन की छुट्टी थी। मैंने 3 दिन में से 2 दिन तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि 4 पेपर का इतना एग्जॉशन हो चुका था। फिर 1-1.5 दिन में जो मैं कर सकता था, जितने सभी नोट्स वगैरह जो देख सकता था वो देखा। आईडीटी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया, पर प्रैक्टिकली मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरे को पता था। आईसीआई घुमा ऐसा रहा था, आईसीआई पूछ रहा था कि इस महीने का कितना वो 3B में जाएगा या कितना नहीं जाना चाहिए, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो जैसे मेरा आईडीटी में एक दोस्त है कृष्णा, तो उसने मेरे को बाहर आके पूछा कि तू ये कर पाया क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। और बच्चे क्या है, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ के आ पाए थे, जो नॉर्मल क्वेश्चन जो बुक में दे रखे थे वो उसके अकॉर्डिंग करके आ पाए थे। तो क्वेश्चन में आईसीआई ने आईडीटी में बहुत ज़्यादा घुमा दिया था, तो इस वजह से इस बार आईडीटी में बहुत बच्चे पे। और फिर 6 पेपर के तो स्टोरी मैंने बताई, उसमें मैं 2 विमल के थैले लेके गया था। जितना हो सका था मैंने उतना अटेम्प्ट किया, उसमें 70 नंबर है। मतलब ये तो आपका बता दिया सारे पेपर्स का। और आईपीएस के पेपर में बताता हूँ, आईपीएस के पेपर में मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं पढ़ा। आईपीएस के पेपर में मैं फतेह सागर में भूल रहा था, मैंने कहा पेपर खत्म हो गए सारे, इस पेपर में जो होगा सबके लिए नया है, कोई भी एक दिन में कुछ नहीं पढ़ लेगा। तो बिल्कुल एक चीज़ हमेशा है, भगवान पे विश्वास रखो। दिमाग बिल्कुल ठंडा, मतलब 3 घंटे में हालतें खराब हो जाती है, आदमी के पाँव कांपने लग जाते हैं। मैंने तो बहुत लोग लेके देखे, आदमी आते ही वॉशरूम कांपता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ तो बहुत लोग थे। तो दिमाग ठंडा और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बस ये। तो ये तो थी हमारे गजेंद्र की स्टोरी। लाइक आप कह सकते हो कि लास्ट के 6 महीने में सब स्क्रैच से लेके क्लियर कर दिया बंदे ने, सीए फाइनल किया। गुरु आप बताइए, आपका भी ऐसा था कि आपने 6 महीने में पूरा किया या आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया? कैसा रहा आपका जर्नी पूरा? जब आर्टिकल स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट ईयर तो मैंने भी कोई क्लास नहीं देखी थी। फिर ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप मेरा एक सब्जेक्ट एसएफएम हो गया था और एफआर हाफ हुआ था, बाकी मेरा सब कुछ पेंडिंग था। तो मैंने भी स्टडी लीव पे गई थी, तो अराउंड 2 मंथ तो मैंने लेक्चर्स देखे थे। तो डीटी, आईडीटी, एफआर हाफ बचा था वो, और बहुत सारे अमेंडमेंट आए थे बिकॉज इस बार सिलेबस अपना चेंज हुआ है। तो वो सारी क्लासेस मैंने दिसंबर तक ना ट्राई किया था कि पूरी कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद मेरे पास अराउंड 4.5 मंथ्स बचे थे, तो उसमें मेरा 2 टाइम्स रिविजन मैंने शेड्यूल किया था कि मैं वैसे ही करूँगी। तो वैसे ही सब कुछ स्मूथली मेरा चला था। एंड जब मैं स्टडी लीव पर गई थी तो मतलब मेरा ऐसा माइंडसेट था कि मुझे एक बार में ही करना है, कुछ भी हो जाए मैं अपना बेस्ट दे दूँगी, मुझे रिग्रेट नहीं रखना है कि काश मैं पूरा बेस्ट दे देती ये वो। तो उसी अकॉर्डिंग मेरा प्लान चला। एंड एक चीज़, मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा, मतलब मैंने ऐसा एरिया एनालिसिस नहीं कि सिर्फ सी कैटेगरी पूरा छोड़ दिया। और ये चीज़ मैंने रियलाइज भी की, मेरे सारे पेपर में जो चैप्टर्स जो प्रैक्टिकली नहीं पूछ पाए वो सारे चैप्टर्स एमसीक्यू में कवर हुए। तो आईसीआई ने अराउंड 90 और 95% सिलेबस कवर किया था। तो ऐसा होता है जो चैप्टर डिफिकल्ट होते हैं उनमें अपन ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और उसमें से टफ ही क्वेश्चन आते हैं, तो ना आप इजी कर पाते हो ना आप टफ कर पाते हो। बट जो सी कैटेगरी चैप्टर होते हैं यदि उनसे आ गया तो डायरेक्टली इजी आता है और लाइक आपको डायरेक्टली मार्क्स मिल जाते हैं। तो आई विल से कि आप एटलीस्ट अपने फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में आप ए बी सी तीनों कैटेगरी कवर करो, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तो आप सी कैटेगरी नहीं कर पाओगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में करना। तो इस अकॉर्डिंग मेरा स्टडी प्लान था। एंड
देन एग्जाम मैं कुछ मिस्टेक्स हाईलाइट करूंगी जो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। एक तो सी कैटेगरी चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है। दूसरा, इफ आपको एक दिन से ज्यादा का गैप मिल रहा है तो ऑल्दो कितना भी अपना माइंडसेट रहता है कि एक ही दिन में मतलब हो नहीं पाता है, जो मैंने फील किया था, बट 3 दिन की छुट्टी मिल रही तो एटलीस्ट फर्स्ट डे पढ़ाई करो। मैंने भी ऑडिट और आईडीटी में ऐसा भूल ही गए थे कि पेपर बचा है, मतलब इतना रिलैक्स हो गए थे, कितना थक जाता है, बट पढ़ाई करो क्योंकि जब लास्ट 2 वीक बचता है ना तब रिलैक्स होता है कि काश एक दिन की छुट्टी मिली थी, पढ़ लेना था। और वो दोनों पेपर ही सबसे डिफिकल्ट है, एक ऑडिट का और एक आईडीटी का, क्योंकि ऐसे को पता था 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं तो पेपर एकदम डिफिकल्ट देंगे। तो एक ये होगा, और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। मतलब आई मस्ट से सबकी तबीयत खराब होती है, जब भी आपकी तबीयत खराब हो तो आप सोचो कि सबकी किसी न किसी फेज में तबीयत खराब हुई है, सबका एटलीस्ट पूरी स्टडी पीरियड में एटलीस्ट एक आध वीक तो ऐसा होगा ही कि टाइम वेस्ट हुआ होगा। तो उसको बहुत पैनिक नहीं होना है और लाइक इसी अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान करना है, मेरा यही सजेशन। आपने कितने रिवीजन किए थे मेरू? मेरा सभी सब्जेक्ट में 2 बार हो गया था। एसएफएम में मुझे थोड़ा एक्चुअली एसएफएम में मैंने जिस टीचर से अपनी क्लासेस ली थी फिर मैंने स्टडी पीरियड में उनका रेफर नहीं किया था, तो मैंने स्क्रैच से यूट्यूब से ही पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने एसएफएम को 3 बार कर लिया था। एंड मॉक टेस्ट भी मैंने एसएफएम एफआर दे पाई थी मैं, तो मुझे रियलाइज हो गया था कि मतलब थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि मैं अराउंड एग्जामिनेशन पे बस पास हुई थी, बट मुझे लग रहा था कि एग्जाम टफ आ गया तो नहीं हो पाएगा, तो मॉक टेस्ट जरूर देना है, आई वुड से। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप दोनों के साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई, मतलब किसी भी पेपर में ऐसा लगा आपको देख के कि ये तो बहुत ज़्यादा टफ आ गया, मतलब आपका दिमाग खुल गया कि यार सही में मैं इस पेपर को क्रैक कर पाऊँगा? शुरू को मैं देख के तो ऐसा लगा यार, मतलब क्योंकि अपने का ऐसा होता है ना कि एक भी पेपर गया मतलब अपने तो पूरे सीए बनने के चला गया सब, तो एक साथ देख के थोड़ा सा डर बैठा। फिर आपने उस टाइम अपने आप को हैंडल कैसे करा? क्योंकि अगर पेपर देखने के बाद अगर अपन घबरा जाते हैं तो शायद वो पूरा पेपर ही बिगड़ सकता है अपना। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई तो आपने अगर कैसे हैंडल किया उससे? एफआर का पेपर बहुत इजी आया था, बट उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंसोलिडेशन, वो मतलब लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड से ही आता है। तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगी कि एफआर के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे बाद में करने का, पहले पूरा 80% कर लो पेपर, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पर आओ। तो जब आपका लास्ट में लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट्स बचते हैं तो आप उसको जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट करो, बिकॉज उसमें आप फुल अटेम्प्ट तो कर नहीं पाते जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है। और सबसे डिफिकल्ट पेपर तो इस अटेम्प्ट का ऑडिट ही था। तो ऑडिट में तो मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में देखा तो मुझे लग रहा था ये क्या पेपर है, लाइक एक भी मुझे नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन इजी नहीं लग रहा था, बट फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं वो करती गई एंड आई वुड से कि ऑडिट में एमसीक्यू पहले कर लेने का, बिकॉज इफ आपका करेक्ट हुआ तो बेटर ही है। तो लास्ट में जब बहुत कम टाइम बचता है ना तब आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो इसके स्टडीज, तो पहले एमसीक्यू कर लो एंड उसके बाद आप थ्योरी करो, क्योंकि थ्योरी में तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर सकते हो कि कम टाइम बचा तो कम लिख देने का, ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख देने का। बाकी सारे पेपर एवरेज के एंड लाइक आईसीआई के मॉड्यूल को फॉलो करो, 2-3 का रिवीजन करो, एक आध बार मॉक टेस्ट दे दो तो वो मैनेजेबल होता है। गजेंद्र मीरू, आप लोगों का आइडियल टाइम क्या था? आप लोग अर्ली बर्ड थे कि लेट नाइट आउट थे? आप कैसे पढ़ते थे? आपका मैं तो अर्ली करता, मैं सुबह 5-5:30 बजे उठ जाता था, मेरे से रात को 8 बजे बाद पढ़ाई नहीं होती है। मैं 8 बजे बाद स्कूल में निकल जाता था माइंड फ्रेश करने के लिए, 10-10:30 बजे आके सो जाता। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि लोगों को लगता है कि अभी जैसे 6 महीने की छुट्टी में जा रहे हैं ना तो हमारे पास बहुत कम टाइम है। मेरे को ऐसा लगता है जितना टाइम है ना उतना सफिशिएंट होता है। आदमी को एक काम करने के लिए अगर 10 दिन मिले ना वो काम उसको 10 दिन में करेगा वो, पर अगर वही काम को वो 5 दिन में भी कर सकता था अगर उसको 5 दिन मिले होते तो मेरा ऐसा था कि बच्चों ने भले ही पिछले 2 साल में पढ़ाई करी है पर मैं 6 महीने में इतनी पढ़ाई कर लूँगा, इतनी एफिशिएंसी के साथ कर लूँगा कि मैं वो पिछले 2 साल को भी कवर कर पाऊँगा। दूसरी चीज़, पढ़ाई करते टाइम आपका होता होगा कि मेरे साथ इंटरव्यू में फाउंडेशन में बहुत होता है, मैं किताब लेके बैठा हूँ पर मैं सोचने लग जा रहा था कुछ, मैं कहीं ना कहीं थिंकिंग में पहुँच जाता था कुछ क्या होगा आगे फ्यूचर में, क्या होगा फेल हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आदमी के दिमाग में चलती। किताब सामने पढ़ी तो पढ़ाई नहीं करती। इस बार फाइनल में 6 महीने में मेरे को एक ऐसा घंटा याद नहीं है जिस टाइम पे मैं किताब सामने पढ़ी और मैं पढ़ दिया। मेरे सामने अगर किताब पढ़ी तो मैं पढ़ाई करूँगा, अगर मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तो मैं निकल जाऊँगा, रूम से बाहर चला जाऊँगा। मैं रूम में तभी एंटर करूँगा जब मैं पढ़ाई करूँगा। तो एक तो टाइम सफिशिएंट होता है जितना है उतना, और दूसरा आपको अपने आप को बिल्कुल फोकस रखना पड़ता है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। फोकस
प्रतीक। आप लोग दिन में कितना घंटा आपका एवरेज पढ़ने का हो जाता था? स्टार्टिंग में तो इनिशियली 8 to 10 आवर्स हो जाते थे, इफेक्टिव बोल रही हूँ, बाकी थोड़ी देर तो एक्स्ट्रा बैठ जाते थे। बाकी फिर जब जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं तो 14 आवर्स वो अपने आप होता है, मुझे लगता है कोई कुछ नहीं करता, वो अपने आप ही होता है। बिकॉज आप बेसिक चीज़ ही करते हो, सोते हो, बेसिक ब्रेक्स लेते हो, उसके बाद आप पढ़ते ही रहते हो। अब सिंस आप दोनों ये बंदी और क्वालिफाइड राइट, तो आगे अपने आप को कहाँ देखते हो, मतलब पॉलिटिक्स में या लाइक्स में या पीछे वाले में? नाइस। तो कैंपस में क्या आपका मतलब where do you see yourself after 1 year or 2 years like? To like we have applied for the campus, so we are looking for the best opportunity that we can get. And like in audit also it was a very good experience. So not sure right now where we want to go, but we will look for the best opportunity we can get. अभी जो लोग फेल हो गए हैं, जिनका सपोज कोई ग्रुप नहीं हुआ या कोई रीजन से रह गया हो, तो उनको आप लोग कुछ बताना चाह रहे हो, मतलब कहाँ वो लैग कर रहे हैं, कुछ उनको गाइड करो या कुछ ऐसी चीज जो आपने किया उन्होंने नहीं की, कुछ ऐसा? ये जो भी लोग मतलब फेल हुए हैं, तो पहली बात तो उन्होंने भी मुझे लगता है इक्वली भी पढ़ाई की और हो सकता है मोर देन भी पढ़ाई की हो, क्योंकि कभी कभी लक भी प्ले करता है रोल, और एग्जाम डे में शायद आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए हो, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इफ आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आप एटलीस्ट एक वीक आप फेड हो, रोल ऑफ जो करना, बट उसके बाद आप अपनी लाइक ICAI से अपनी कॉपी मंगवाओ और आप देखो कि गलती कहाँ हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इफ आपने बहुत कम सिलेबस, जैसे मैंने बोला सी कैटेगरी छोड़े, तो इस बार ट्राई करो कि आप एकदम हॉलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करो, मॉक टेस्ट दो, आई थिंक हो जाएगा। लाइक आई विश कि आप प्रॉपर स्टडी एकदम डिसिप्लिन से पढ़ाई करते हो और सिंपल रखते हो चीज़ों को, तो ईजी हो जाएगा मेरे को। मेरे को भी खास क्वेश्चन पूछना है, सोशल मीडिया से बोल रहे थे कि आप बीच में अवॉइड करा था आपने? बिल्कुल तो मैंने नहीं, इंस्टाग्राम देखता था, मतलब बाकी सोशल मीडिया मैं खाली IPL देखता था, माइंड फ्रेश करने के लिए या फिर घूमने चला। मेरे को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, आप नेचर से कनेक्टेड रहे। हाँ, मेरे को उदयपुर पूरा लेक सिटी है, तो मैं रात को रोज शायद 6 महीने की छुट्टी में हर दूसरे दिन को लेक के पास जाएगा। मैंने कुछ 4-4.5 महीने लाइक इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया था। लाइक बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो रख दिया था, बिकॉज उसमें बहुत सारे नोट्स अमेंडमेंट लाइक होते हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट था। एंड लाइक मैं मेरा एवरीडे का रूटीन था कि मैं लंच के बाद एंड डिनर के बाद मेरा प्रॉपर 1-1 घंटे का ब्रेक होता ही था, तो उसमें वॉकिंग करना, अपने फैमिली से बात करना, बिकॉज मैंने फैमिली से दूर रह के पढ़ाई की थी, तो उससे बात करना, फ्रेंड से बात करना, तो वो प्रॉपर ब्रेक भी हो जाता था। एंड ऐसा प्रेशर भी फील नहीं होता था कि आप एग्जॉस्ट हो गए हो, तो ऐसा प्रॉपर ब्रेक आपको शेड्यूल करने पड़ेंगे अपने दिन में 3 से 4 बार, कि आपका ये मैनेज हो जाए। आपके स्टडी पीरियड में ऐसा कभी ना कभी तो वो होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, कोई बहुत ज़्यादा डाउन मोमेंट आ गया आपके लिए, अब आपको मतलब ऐसा लग रहा है यार मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है या कुछ ना कुछ तो डाउनग्रेडेशन नहीं आ रहा है, तो आपने मोटिवेशन सोर्सेज क्या थे आपका? सिर्फ नेचर या फिर और कुछ सोर्सेज भी थे आपके? खुद से मोटिवेशन आता था कि किस चीज़ से डाउनफॉल आ रहा है। मतलब अभी जैसे एक सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल के लिए था कि इलेक्शन होने वाले थे, नहीं हुए और एग्ज़ाम टाइम पे हो गए, तो आदमी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंट रहना ही चाहिए आदमी को पूरे के पूरे 6 महीने। कॉन्फिडेंस गवा दिया आदमी फेल हो जाएगा। पर पूरे 6 महीने में आपका ऐसा एक दिन तो रहा होगा, आपने पूरा दिन पढ़ाई की होगी, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको लगा हो कि यार नहीं, जितना चाहिए उतना आउटपुट नहीं आया। ऐसा तो बहुत बार होता है। फ्रस्ट्रेशन वो होता है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मैं क्रिकेट खेलने जाता था। उधर जाके बोलता हूँ। जैसे आपने वर्क हार्ड किया, बट एट द एंड ऑफ द डे नहीं यार, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आदमी को कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना पैशन फॉलो करना पड़ता है। सोशल मीडिया नहीं गए, बाहर ही connected आपको रहे। अपने फिजिकल एक्टिविटीज या फिर नेचर से कनेक्टेड और मम्मी पापा से बात करता रहता था। हाँ, मम्मी पापा family एक ही से। चीज बोलते थे कि तू तेरा पढ़ता रहे, जो होगा तो दिखा जाए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। पूरी दुनिया दे रही है, पूरी दुनिया पास तो नहीं होती है, तो पूरी दुनिया पढ़ते रही है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते, तो अपन जो कर सकते हैं वो करने में ध्यान देते हैं। मेरा डाउनफॉल टाइम तो जब मैंने ऐसे स्टार्ट किया था ना, तो मैं खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। तो जब इनिशियली तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे एकदम स्टक हो गई थी, तो मेरे 1-2 दिन तो लाइक बहुत वेस्ट हुए, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। तो मैं तो अपने फ्रेंड्स लोगों से ही कनेक्ट रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके,
तो मैं मोस्टली अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ही कनेक्टेड रहती थी, जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनसे गाइडेंस लेती रहती थी, तो उसी से मैंने मैनेज किया था अपने प्रेशर। अब आप टेबल के साइड पे हो, नेक्स्ट ईयर हम लोग सोचेंगे कि अंशुल, खुशी, सचिन वो लोग उस टेबल के उस साइड पे हो एंड दे आर गिविंग अस द क्लैरिटी हाउ दे क्लियर CA Thanks, Gajendra and you. Lovely session with you. Thanks, you. Thank you so much. Thanks, Niru.